नमस्कार, मैं हूं चमन प्रकाश केयर और आप देख रहे हैं सीक्वेस्ट 24। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जो महिलाएं हैं और जो समाज में किस तरह से अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं, ऐसे कुछ महिला हमारे साथ मौजूद हैं। उन महिलाओं में एक डॉक्टर गुंजन अग्रवाल है जो पेशे से विशेषज्ञ हैं वाक एवं श्रवण की, जो बच्चों में होने वाली समस्याओं को किस तरह से इम्प्रूवमेंट करती हैं और उनके जो समस्या है कैसे उनको दूर किया जा सकता है। तो उन्हीं सब मुद्दों पे बात करने के लिए और ये जो समस्याएं होती क्यों हैं बच्चों में, गुंजन जी आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू चमन जी। मैं डॉक्टर गुंजन अग्रवाल, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ। मैं विगत 24 सालों से यहाँ पर यह क्लिनिक रन कर रही हूँ। हमारे यहाँ बेसिकली कान के सभी तरह के जांच होते हैं, प्योरटोन ऑडियोमेट्री, इम्पीडेंस, बेरा एंड ASSR, और साथ में ही हम लोगों का यहाँ पे एक कंप्लीट रिहैबिलिटेशन सेंटर है। स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ABA थेरेपी, ये सब हम लोग करते हैं। जिन बच्चों को बोलने में समस्याएं होती हैं, जैसे 1.5 से 2 साल का बच्चा है और वो बोलना नहीं सीख पा रहा है, तो हम लोग ये प्रॉपर स्पीच लैंग्वेज असेसमेंट करते हैं कि बच्चे को प्रॉब्लम क्या है। बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कि मैडम हमारा बच्चा बस बोल नहीं रहा, आप तो उसको बोलना सिखा दो। हमें बेसिकली ये पता लगाना पड़ता है रीज़न क्या है कि बच्चा क्यों नहीं बोल रहा है। जिस प्रकार साल भर का बच्चा चलने लग जाता है, जिस प्रकार 6-7 महीने का बच्चा बैठता है, उसी तरह स्पीच के भी हमारे माइलस्टोन्स होते हैं कि जैसे 7-8 महीने का बच्चा जैसे बब्बा बब्बा पप्पा पप्पा बोलना चाहिए, 9 महीने के बच्चे को अपने नाम पे रिस्पॉन्स करना चाहिए, साल भर के बच्चे को हाँ ना ऐसे इस तरह से रिस्पॉन्स करके बताना चाहिए। तो हम लोगों को कई बार देखना पड़ता है कि बच्चे का केवल स्पीच का ही प्रॉब्लम है या वो समझ का भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो हम लोग मुंह से बोल रहे हैं वो हम लोगों की वाणी है, हमारी जो लैंग्वेज है, बट बेसिकली जो स्पीच है वो हमारे दिमाग में है। तो जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग एकदम चाइना में चले जाएं और हम बोले कि भाई हम तो बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल पा रहे, क्योंकि हमारे दिमाग में चाइना की लैंग्वेज ही नहीं है, जिसके कारण हम नहीं बोल पाते हैं। तो हमें दिमाग का बहुत बड़ा रोल है स्पीच के लिए। इसके अलावा हम लोग हकलाना, तुतलाना, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो हकलाते हैं कहाँ जा रहे हो, उन सब चीज़ों का भी हम इलाज करते हैं। उसके अलावा तुतलाहट, जैसे कि तुम ता तल रहे हो, जैसे आजकल बड़ा लोगों को शौक है, मेरे बाबू ने ता थाना थाया है। अगर इस तरह का भी किसी को प्रॉब्लम है, बच्चों के अलावा किसी बड़े को भी प्रॉब्लम है, हम इस मिस आर्टिकुलेशन का किसी भी एज में उसका इलाज कर सकते हैं। थर्ड, हम लोग उन पेशेंट्स का इलाज करते हैं जिनको पैरालिसिस हो जाता है। आपने देखा होगा किसी को राइट साइड तो किसी को लेफ़्ट साइड। तो हमारे ब्रेन में 2 एरियाज़ होते हैं, एक ब्रोकाज, एक वर्निक्स। एक जो एरिया होता है वो समझने के लिए होता है और एक चीज़ों को बोलने के लिए रहता है। तो हम लोगों को एक्चुअली फाइंड आउट करना पड़ता है कि किस एरिया में प्रॉब्लम है, उसको लेकर हम उसका सॉल्यूशन निकालते हैं और उनको, बच्चों को या बड़ों को बोलना सिखाते हैं। ये तो थी स्पीच की बात। इसके अलावा हम लोग हियरिंग में भी टेस्ट करते हैं। जैसे हमने बताया, जिस तरह से आँखों में चश्मा हम बिना जांच के नहीं लेते हैं, उसी तरह कान में भी हम अलग अलग फ्रिक्वेंसीज़ और अलग अलग इंटेंसिटीज़ पे जांच करके एग्जैक्ट जांच करते हैं कि कान के किस हिस्से में प्रॉब्लम है। कान भी 3 हिस्सों में डिवाइड है, जैसे आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। अगर आउटर ईयर में प्रॉब्लम है, जैसे कि कंडक्टिव लॉस है, अगर आपका कान बह रहा है या आपके कान के पर्दे में छेद है या कान की हड्डी बढ़ गई है, तो इस तरह के इलाज के लिए हम ENT डॉक्टर के यहाँ रेफ़र कर देते हैं। लेकिन अगर आपके इनर ईयर में प्रॉब्लम है, तो वहाँ कई बार उसका इलाज सर्जरी या मेडिसिन्स द्वारा नहीं हो सकता। तो ऐसे केसेस को हमें कान की मशीन देनी पड़ती है। तो हम लॉसेस को एकदम फ्रीक्वेंसी से सेट करके कान की मशीन पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। जैसे बच्चा पैदा होता है, अगर उस बच्चे को सुनने में कमी है, तो इन बच्चों को एकदम जन्म से जांच के हिसाब से कान की मशीन दे देनी चाहिए। अगर कोई बहरा बच्चा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गूंगा होगा। आपने अक्सर ही सुना होगा कि गूंगा और बहरा, तो क्योंकि बच्चा सुन नहीं पाता करके वो बोल नहीं पाता। अगर हम बच्चे का लॉस के हिसाब से उसे मशीन दें, जैसे कि हमारी लैंग्वेज में 100% सुनाई की कमी किसी को नहीं होती, हमेशा कुछ ना कुछ सुनाई ज़रूर बची होती है। कान की मशीनों का वही काम होता है कि हम एग्जैक्टली लॉस कितना कम है, 80% कम है कि 70% कम है सुनाई की कमी, उस हिसाब
हिसाब से हम लोग कान में मशीन देते हैं। अगर बच्चे को प्रॉपर मशीन दी जाए और 6 महीने साल भर में हम डिटेक्ट कर लें कि इस बच्चे को कितना प्रॉब्लम है, उस एज में अगर हियरिंग एड दें और 2 साल थेरेपीज़ करें तो वो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है। मैं ये बताना चाहूँगी कि अभी रिसेंटली हमारे यहाँ का ही एक बच्चा है जिसने नीट क्लियर किया है, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसे बच्चों को बहुत सारी सब्सिडी भी देती है। ये बच्चे बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, मानसिक रूप से बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, सिर्फ सुनाई की कमी होती है। साथ में ही मैं एक आजकल जो बहुत प्रचलित बीमारी है ऑटिज़म, उसके बारे में भी चर्चा ज़रूर करना चाहूँगी कि कोरोना के बाद से बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ परसेंटेज बढ़ गया है ऑटिज़म के पेशेंट्स का और ऑटिज़म के बच्चों का, जो कि एक बीमारी नहीं है बेसिकली, एक ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसमें बच्चा अपने नाम पे रिस्पॉन्स नहीं करता, वो सुन रहा है पर सुन नहीं रहा है, वो देख रहा है मगर देख नहीं रहा, उसे किसी चीज़ का लैक ऑफ फियर ऑफ डेंजर होता है। यानी कि जैसे उसे जैसे आगे बढ़ता चला जा रहा है, हम पीछे से आवाज़ दे रहे हैं, वो देख नहीं रहा, उसे ये नहीं पता सामने गाड़ी आ रही है, वो टकरा जाएगी, उसको जैसे अंधेरे रूम में चला जाएगा, जैसे हम बाकी बच्चों को डरा देते हैं कि अरे बाबा आ जाएगा, वो बच्चे समझते ही नहीं हैं। वो चींटे, कॉकरोच, कुत्ते, बिल्ली सबसे लड़ बिगड़ पड़ जाते हैं, वो ये नहीं समझ पाते कि इनको चोट लग सकती है। तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है बच्चों का मोबाइल में आजकल बच्चे इतने व्यस्त हो गए हैं, माँ बाप के पास टाइम नहीं है, माँ अपना बिज़ी है मोबाइल में, पिताजी अपना बिज़ी है मोबाइल में, बच्चों को टाइम नहीं दे रहे हैं, बच्चों को टीवी के आगे बिठा दिया है, बच्चों को मोबाइल हाथ में दे दिया है, 9-9 महीने के बच्चे को मोबाइल दे दिया। इवन दूध पीते हुए बच्चा अगर शोर कर रहा है तो उसको भी माँ अपने पास मोबाइल रख के उसको कर रही है। वो ये नहीं समझ रहे इसमें जो रेज़ आ रही हैं वो कितनी ज़्यादा घातक हैं बच्चों के हर अंग के लिए। आँख, कान, दिमाग, सबको ये इफ़ेक्ट कर देता है। इवन ये शोध में पता चला है कि अगर 80 मिनट से ज़्यादा आप मोबाइल बच्चे को दे रहे हैं तो वो तरंगे बच्चों के दिमाग को सुस्त कर दे रहा है, वो उनको कोकीन जैसे नशे की आदी बना दे रहा है, जिसकी वजह से आजकल वर्चुअल ऑटिज़म बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हमारे क्लिनिक में चमन जी ऐसे भी बच्चे आ रहे हैं जो अपने आप को पूरा कार्टून में घुस गए हैं। एक बच्चा आया जो बोलता है बरखुरदार, हम तो तुमको, मतलब वो प्रॉपर प्राण की लैंग्वेज में बोल रहा है, क्योंकि वो कार्टून ओगी में देखते हैं बच्चे। कुछ बच्चे अपने आप को डायनासोर समझते आते हैं कि मैं इस दुनिया को ख़राब कर दूंगा, मतलब समझ ही नहीं आता। तो कुछ बच्चे अपने आप को पॉजिटिव कैरेक्टर्स में लेते हैं, तो कुछ बच्चे अपने आप को बहुत ही नेगेटिव कैरेक्टर्स में लेते हैं। हम समझ ही नहीं पाते, कई बार हम लोग भी नहीं समझ पाते कि बच्चे की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, क्या करें। ये जो ऑटिज़म नाम की जो प्रॉब्लम आजकल चल रही है, ये सबसे अच्छा इलाज इसका 2 से 3 साल में हो सकता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये एक जागरूकता फैलाना चाहती हूँ कि अगर आपका बच्चा नॉर्मल सुनाई दे रहा है, वो गानों को रिस्पॉन्स कर रहा है, तो उसे ज़रूर 12 महीने की उम्र में, 1 साल, 1.5 साल की उम्र में अपने नाम को रिस्पॉन्स करना ही ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हमारे यहाँ यही बोलते हैं, अरे हमने तो उसके नाम से बुलाया नहीं, हम तो उसे बाबू बोलते हैं, हम आपको शोना बोलते हैं। लेकिन कुछ भी हो, अगर आपका बच्चा नॉर्मल है तो वो साल भर में अपने नाम को डिटेक्ट कर लेता है। अगर आपका बच्चा अपने नाम को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, वो 1.5 साल का हो गया, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट जो भी आपके घर के आसपास ऑडियोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट हैं, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं, उनसे कनेक्ट करिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ऑटिज़म की बाढ़ आ गई है, मतलब अभी बाहर की कंट्रीज़ में तो लोगों ने अभी एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन ये एक्सेप्ट करने वाली विषय नहीं है, इसको समझदारी से सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम भी उन्हीं बच्चों के ऊपर काम कर सकते हैं, हम उन्हीं बच्चों को ठीक कर सकते हैं जो हमारे पास 2 से 3 साल में आ जाते हैं। 3 साल के बाद आप कितना भी करते रहिए कि अरे गलत हो गया, हम टाइम को जैसे वापस नहीं ला सकते, वैसे ही ऑटिज़म से भी हम बाहर निकालना हमारे लिए उतना ही मुश्किल हो जाता है। हालांकि हम लोग 3-4 साल के भी बच्चों को लेते हैं, लेकिन रिज़ल्ट्स जो 2 से 3 साल में हैं, वो जितना आप डिले करते जाओगे उसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना आप देर करोगे उतना बच्चा ठीक नहीं हो पाएगा। तो ये मेरी गुजारिश है। हमारे सेंटर में अभी बाहर की कंट्रीज़ से भी काफ़ी सारे बच्चे आए, जो यूएस से आए, मलेशिया से आए, यूके से आए। काफ़ी बच्चों को हमने ट्रीट किया है, क्योंकि बाहर कंट्रीज़ में क्या है, बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ है, लेकिन वहाँ पर क्या है, आप बच्चे के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते, आप बच्चे को डांट नहीं सकते। मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहती हूँ कि बच्चे के ऊपर हाथ उठाना चाहिए या डांटना चाहिए, लेकिन ऑटिज़म वाले बच्चों को ना थोड़ा सा हार्श ट्रीटमेंट होना पड़ता है उनके साथ,
थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होके उन्हें सिखाना पड़ता है, क्योंकि वो प्यार से नहीं सीखते। और बाहर की कंट्रीज़ में क्या होता है कि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा प्यार से कराते हैं, तो जो हम यहाँ पर 1 महीने में करा पाते हैं वो वहाँ साल भर में भी बच्चों को इम्प्रूव नहीं करा पाते हैं। कई जगह हमने देखने को ये भी मिलता है कि ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता सामूहिक परिवार के बीच में रहते हैं। कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो एकल परिवार में रहना पसंद करते हैं। ये जो समस्याएं कौन से परिवार में ज़्यादातर देखने को मिलती है बच्चों में खासकर? नेचुरल है कि ये प्रॉब्लम एकल परिवार में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हस्बैंड को तो देखो सुबह से शाम जाना ही जाना है, और माँ के पास भी इतना काम होता है कि वो बच्चे को टीवी और स्क्रीन के सामने बिठा देती है, क्योंकि बच्चा ज़िद कर रहा है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। उनके पास बहुत बहाने होते हैं कि बच्चा खाना नहीं खाता बिना मोबाइल के। तो ये एकल परिवारों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम उभर के आ रही है। ऐसे में उन बच्चों के साथ किस तरह से माँ बाप को पेश आना चाहिए? बच्चा जब सो रहा है तब माएँ अपना व्हाट्सएप और जो किटी है वो सब अपना ख़त्म कर लें, लेकिन अगर बच्चा जगा हुआ है तो उनको प्रॉपर टाइम दें। बच्चों से घर के काम कराएं कि बेटा मुझे ये सामान उठा के दे, बच्चा ये कर दे, ये कर दे। बच्चे को इन्वॉल्व करें, कंटिन्यू उनको कमांड्स दें कि ये कर, उसके साथ समय बिताएं, खुद भी कार्टून जैसे बन जाएं। तो मेरी तो यही सलाह है कि माँओं को अभी थोड़ा सा मोबाइल से निकल कर उनको यहाँ वापस आना पड़ेगा, क्योंकि आजकल हर घर में मेड्स रहती हैं, तो बाकी टाइम वो अपने मोबाइल्स में अपनी किटी सहेलियों के साथ निकालती हैं। तो वहाँ से निकल के अपने बच्चों को समय देना आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो सामूहिक परिवार में बच्चे रहते हैं उन घरों में भी इस टाइप की समस्या कई जगह देखने को मिलती है। तो वैसे सामूहिक परिवार में जो बुजुर्ग हैं, जो गार्जियन हैं, उनको क्या करना चाहिए? जो सामूहिक परिवार है, देखिए प्रॉब्लम तो कहीं भी हो सकती है, चाहे वो शहर हो, चाहे वो गांव हो, चाहे वो एकल परिवार हो, चाहे वो जॉइंट फैमिली है। हमारे पास सभी तरह के परिवारों से बहुत बच्चे आ रहे हैं। तो ऐसे में जो घर के बड़े हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, मेन उन्हीं का काम होता है कि वो बच्चों के साथ बात करें, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। और कई बार क्या होता है कि बुज़ुर्ग भी इसलिए नहीं करते कि बच्चे की माँ क्या बोलेगी, तो सबकी एक ग्रुप काउंसलिंग होनी चाहिए कि केवल माँओं के ऊपर ये दायित्व ना रहे, घर के बुज़ुर्ग भी बच्चे के साथ खूब बात करें, इंटरेक्ट करें, उन्हें अपनी कहानियों के बारे में सुनाएं, अपने एक्सपीरियंसेस सिखाएं, क्योंकि बुज़ुर्ग नहीं सिखाएंगे तो वो बच्चे आगे कैसे सीख पाएंगे। आज का ज़माना बहुत फास्ट है, तो उन्हें वो एक्सपीरियंस बुज़ुर्गों से तो लेना ही पड़ेगा। ये जो समस्याएं हैं क्या शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलती है, क्या गाँव में भी ये दायरा बढ़ चुका है? पहले ये शहरी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा था और गांव के पेशेंट्स बहुत कम थे। इवन ये प्रॉब्लम पहले अमेरिका वगैरह में ही चालू हुआ, पश्चिम देशों में ही बहुत ज़्यादा था, लेकिन अभी इंडिया में भी बहुत आ गया है और अब गांव में भी खूब प्रॉब्लम दिख रही है। ये तरह के बच्चे गांव में बहुत है, और सबसे मुश्किल बात यही होती है कि शहर के लोग फिर भी समझ जाते हैं, गाँव के लोग बिल्कुल नहीं समझ पाते। और वो एक पर्टिकुलर टाइम है जो हमारा अलार्मिंग टाइम है, जो हमारा क्रिटिकल पीरियड है, उसको निकाल कर ही वो लोग लेकर आते हैं, और वो ये सोचते हैं कि हम कोई चमत्कार कर देंगे, हम अपनी थेरेपी से ठीक कर देंगे। बट बेसिकली स्पीच थेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी ये कोई चमत्कार नहीं है, ये एक सही डायरेक्शन है जो हम अपने थ्रू जो यहाँ करते हैं पेरेंट्स देखें और उसे घर में करें। बच्चे भी हम वही ठीक कर पाते हैं जहाँ पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट हो, सिर्फ हमारे कराने से नहीं होता। थेरेपी ये नहीं जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, बेसिकली हम आपको सिखा रहे हैं, आप घर में करो। ये एक्टिविटीज़ की बात करें, जिन बच्चों के पास समय है, जिन पेरेंट्स के पास समय है, किस टाइप के एक्टिविटीज़ उनके साथ करना चाहिए? जैसे कोई भी अभी आपने बताया कि उनके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व रहे, लेकिन और ऐसे कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम के तौर पे क्या किया जा सकता है? बच्चों को ना कुछ लाइफ स्किल्स सिखानी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप उनको स्विमिंग के लिए ले जाएं, आप उन्हें नंगे पैर रेत में ले जाएं, उनको मतलब हर चीज़ का एक्सपीरियंस दीजिए जो गांव के माहौल में सारी चीज़ें होती हैं। बच्चों को छुपन छुपाई, जो कबड्डी खेलते हैं, उनसे मतलब शारीरिक काम बहुत ज़्यादा करवाना चाहिए, जो आज हम लोगों की आदत रही नहीं है कि हम लोग शारीरिक बिल्कुल पैर में अगर कंकड़ भी आ जाता है तो हम वहाँ आउच हो जाता है। तो बाकी पहले जो गांव में बच्चे हैं वो ऐसे ही नंगे पैर दौड़ जाते थे, तो उनको वो सब की आदत डलवानी ज़रूरी है। इनफैक्ट मैं तो कहूँगी कि बच्चों के पैर को गीला करो और मिट्टी में भगाओ, तो उन्हें एक तरह का एक्यूप्रेशर भी मिलेगा और उनको सीखने को भी मिलेगा। उन्हें पेड़ों पे चढ़ने दीजिए, उन्हें फ्रूट्स खुद से तोड़ने दीजिए, तो कुछ डेंजर्स का भी सामना करने दीजिए उन लोगों को। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि माँ बाप की बातों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं, उनको कोई बच्चे को आवाज़ दे रहे हैं उनके पेरेंट्स, उसे अनसुना करते हैं। ऐसी समस्याएं क्यों होती है बच्चों में?
एक तो ये प्रॉब्लम है, अगर बच्चा किसी ऑटिज़म का ग्रसित है तो ऐसा होता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है और बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है और वो टीवी देख रहा है, पेरेंट्स आवाज़ दे रहे हैं, तो इसमें ना कुछ बच्चों को पनिशमेंट भी देना चाहिए। मैं तो कहूँगी कि बहुत अच्छी टेक्निक है, जो पहले हम लोग थप्पड़ खाते थे वो बुरा नहीं था। तो पर आज की डेट में हम ऐसा बोल नहीं सकते कि बच्चों को मारो पीटो, बहुत प्यार से सिखाने की ज़रूरत है से। बट कुछ होता है टाइम आउट बिहेवियर, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे सपोज़ करिए मैंने उसको बोला कि हम तुम्हें टॉफ़ी नहीं देंगे या तुम्हें आइसक्रीम नहीं खानी है, और बच्चा ज़िद कर रहा है कि नहीं मुझे चाहिए, ठीक है तुम लो, लेकिन फिर अब मम्मा तुमसे 1 घंटा 2 घंटा नहीं बात करेगी। तो आपको वहाँ स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा अपने पनिशमेंट के लिए भी, कि आप 2 घंटे बात नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे को माँ की बहुत वैल्यू होती है। और जब बच्चा मतलब जब माँ बच्चे से बात नहीं करती तो वो उस चीज़ को समझता है कि माँ मेरे से बात नहीं कर रही है। सब पेरेंट्स को पता है कि हम किस तरीके का ऐसा पनिशमेंट दे सकते हैं। जैसे हम ये चॉकलेट दिखाए, अब ये चॉकलेट आपको नहीं मिलेगी, तो उसमें आपने हार्म भी नहीं किया और बच्चे को भी थोड़ा सा वैल्यू का पता चला, या उसकी पॉकेट मनी कम कर दी कि नहीं मिलेगी आपको पॉकेट मनी। तो इस तरह के छोटे छोटे पनिशमेंट ज़रूर देने चाहिए अगर बच्चा नहीं सुन रहा है अपनी आपकी बात को। तो ये बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बाहर के मार्केट में जो मिलने वाला उत्पाद है, जो पैकेट्स में ज़्यादातर मिलते हैं, और आजकल जंक फूड्स, चाइनीज़ फूड्स बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? बच्चों में इतना लगाव इन चीज़ों पर ज़्यादा, ऐसे बच्चों के लिए क्या उपाय होना चाहिए? जो जंक फूड है बेसिकली बोलते हैं उनमें केमिकल्स डाले जाते हैं जो हमारी टंग को बहुत अट्रैक्ट करते हैं, उससे कोई नहीं बच पाता है। जैसे इतनी मिर्च होती है लेकिन उसमें वो केमिकल है जिसकी वजह से बच्चे उसके प्रति अट्रैक्ट होते है। आप लोगों ने भी सुना है प्योर मैदा है, मैदा नहीं खाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें शुरू से ही कोशिश करें कि पेरेंट्स ना खिलाएं, या वंस इन अ मंथ नॉट इन अ वीक, वो सब आप खिला सकते हो, लेकिन आप कंटिन्यूस बच्चों को आप बताते जाओ कि बेटा ये अच्छी चीज़ नहीं है, इसकी जगह कुछ और भी पौष्टिक चीज़ें हैं। हमारी देश में तो मतलब भरी पड़ी हैं, हम लोग जो वेज नॉन वेज जो भी खाते हैं, मतलब बहुत पौष्टिक चीज़ें हैं, उन्हीं के ऊपर अपने को प्रेशर ज़्यादा डालना चाहिए, और जंक फूड की तरफ बिल्कुल नहीं। क्योंकि मोमोज़ बोलते हैं ब्लीच डला हुआ है, जिससे बहुत असामयिक आजकल मृत्यु हो रही है। किसी बच्चे को ब्रेन हैमरेज है, किसी बच्चे का अभी से ऑस्टियोपोरोसिस चालू हो गया है, किसी बच्चों के बाल सफ़ेद होने चालू हो गए हैं। ये सब जंक फूड का कमाल है। जो पिज़्ज़ा है, ये जो भी चीज़ें हैं आजकल बाहरी कंट्रीज़ की बहुत सारी चीज़ें हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगी मैं, लेकिन सभी जानते हैं बाहर मार्केट में भरा पड़ा है। तो अपने को मैदा तो अवॉइड करना ही चाहिए। एक बात और देखने को मिलती है अक्सर बच्चों में कि उन बच्चों के पढ़ाई लिखाई की क्षमता भी बहुत सारी कम हो गई है। खास करके गांव के बच्चे तो है ही, शहर के बच्चे भी पढ़ाई लिखाई में ऐसे कमज़ोर हो गए। कारण क्या हो सकता है इसके पीछे? आजकल बच्चों में पढ़ाई लिखाई के प्रति लगाव कम देखने को मिलता है। एक्चुअली ये जो हम पिज़्ज़ा खाते हैं या हम बर्गर खाते हैं, उसमें जो हम एक्स्ट्रा चीज़ खाते हैं, उससे एक तो बच्चों का मोटापा बढ़ रहा है। मोटापा बढ़ने से हमें आलस आने लगा है। आलस में हम क्या करते हैं, हम और खाते हैं, या सोए पड़े रहेंगे, या सामने टीवी चल रहा होगा तो उसको हम देखते रहेंगे। तो नेचुरल है, कुछ कर्म करने के लिए हमें उठना पड़ता है, एक्टिव होना पड़ता है, जब हमारा बॉडी हमें नहीं अलाउ करेगा। क्योंकि इन सब जंक फूड खाने से हमारे बच्चों में ना ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह भी बहुत चेंजेस आ रहा है। जैसे आजकल छोटी छोटी बच्चों को पीरियड्स का प्रॉब्लम, लड़कियों को, लड़कों के हार्मोन्स का प्रॉब्लम, मतलब बच्चों को हार्मोनल इतना जल्दी सब डेवलप हो जा रहे हैं कि 10-11 साल की बच्चियाँ भी मतलब 15-16 साल की बच्चियाँ जैसी दिखने लग गई हैं। वही लड़कों का भी अगर आप देखोगे तो डेवलपमेंट इतना फास्ट होने लग गया है कि 20 साल का लड़का या 15 साल का ही लड़का एकदम बहुत बड़ी एज के बच्चे दिखने लग गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो जंक फूड वगैरह की वजह से हो रहा है। जंक फूड की वजह से दूसरी चीज़, इनमें जो केमिकल्स हैं वो हर चीज़ को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो आईसाइट हो, चाहे वो हियरिंग लॉस है। जो कान में बोलते हैं, अगर हियरिंग लॉस की बात करें, अगर हम हेडफोन भी 80 मिनट से ज़्यादा लगाएं, 80 डेसिबल से ज़्यादा साउंड पे, 80 डेसिबल वो साउंड होती है, जैसे मैं ये बोल रही हूँ, मेरा ये 60-70 डेसिबल अराउंड है। अगर इस वॉल्यूम से हम ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा, और 90 मिनट्स यानी 1.5 घंटा, जो बच्चे आराम से आजकल म्यूज़िक सुनते हैं, तो अगर वो कंटिन्यू सुन रहे हैं, इस बात पर बहुत ज़्यादा गौर देने की बात है, ये ध्यान देने की बात है। उनको परमानेंट लॉस भी हो सकता है। शुरू में तो ये टेम्पररी लॉस होता है। आपने ये देखा होगा कि जब दिवाली होती है उसके बाद ना, इवन हमारे क्लिनिक्स में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कि उसने हमारे कान के पास ये
पटाखा फोड़ दिया और हमारे कान में कंटिन्यू रिंगिंग साउंड बज रही है, टेनाइटस चालू हो गया। टेनाइटस एक बार चालू होता है वो कभी बंद नहीं होता, थोड़े टाइम के लिए बंद होता है फिर चालू होता है, और धीरे धीरे पेशेंट्स को, पर्सन को धीरे धीरे हियरिंग लॉस में वो तब्दील होना चालू हो जाता है। आजकल की युवा बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं कि कान में वो जो हेडफोन्स लगा के जो वो स्मार्ट और कूल दिखते हैं, जो वो उनको परमानेंट हियरिंग प्रॉब्लम दे देगा, और फिर आपको परमानेंट हियरिंग एड्स वगैरह ना जाने क्या क्या करना पड़ेगा। इसमें जो अभी शहरों में खास करके डीजे का आजकल चलन हो गई है, कई शादी फंक्शन है, बर्थडे पार्टीज़ है, और ऐसे कई ऐसे अलग अलग मंचों पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये कितना बच्चों में इफ़ेक्ट डालता होगा? ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है। हम भी किसी मूवी थिएटर से आते हैं तो हमारा सर बजने लग जाता है। इस चीज़ को पेरेंट्स बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट से भी मेरे को रिक्वेस्ट करनी है, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर डेसिबल पे ये साउंड को करे। आजकल एक स्पीकर नहीं, 2 स्पीकर नहीं, 10-10 स्पीकर होते हैं, पूरी गाड़ी वाइब्रेट कर रही होती है। आप सोचो उस समय प्रेग्नेंट लेडी के वॉर्म में क्या स्थिति होती होगी। आप सोचो हमारे कान का पर्दा इतना नाजुक सा होता है, उसके ऊपर क्या स्थिति होगी, और लोग एंजॉय करते हैं, वो अपनी बर्बादी को एंजॉय कर रहे हैं, जो आने वाले टाइम में मतलब उसमें ज़बरदस्त हियरिंग लॉस वगैरह ये सब बढ़ने वाला है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बिल्कुल ये बोलूँगी, गवर्नमेंट जब करेगी तब करेगी, आप खुद अवेयर हो। अगर इतना लाउड म्यूज़िक बज रहा है तो कान में आप रुई के फाइन लगाएं। अगर आप कर सकते हो अपने यंग बच्चों को ये समझाएं कि इतना तेज़ आवाज़ मत लगाओ, अभी तुम्हें अच्छा लग रहा है लेकिन आने वाले टाइम में तुम्हारा हियरिंग एड के रूप में खर्चे बहुत बढ़ने वाले हैं। ये थे हमारे साथ गुंजन अग्रवाल जी, जिन्होंने बच्चों में जो होने वाली समस्याएं हैं उसके बहुत ही बारीकी तरीके से इन्होंने समझाए। और अगली बार हम किसी और नए शख्सियत के साथ मुलाकात करेंगे और किसी नए मुद्दे के साथ हम उनसे फिर से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।